हेलो नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? भौतिक प्रदेश जो टॉपिक है अपना, इसके बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सबसे पहले बांटने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम है वीसी मिश्रा। क्या नाम है दोस्तों? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और वो प्रस्तुत उन्होंने कब किया था? वीसी मिश्रा ने 1968 के अंदर। कब किया था? 1968 के अंदर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल। क्या नाम था? राजस्थान का भूगोल। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूप का वर्गीकरण किया था, भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन प्रस्तुत किया था। और इन्होंने ये बताया था राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में बांटा जा सकता है। कौन थे बताने वाले? तो सबसे पहले राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण दिया था वो है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और कौन सी पुस्तक में दिया था? राजस्थान का भूगोल पुस्तक के अंदर। और कब दिया था? 1968 के अंदर। उसके बाद सामान्यतः हम राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में बांटा गया है। तो ये 4 जो भौतिक प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? बीचों बीच में जो राजस्थान के मैप में आपको दिखाई दे रहा है, यह है अरावली पर्वतमाला। बीचों बीच में जो आपको भौतिक प्रदेश दिखाई दे रहा है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में पूरे के पूरे राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार? मरुस्थल का विस्तार। तो इसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो एक भौतिक प्रदेश राजस्थान का कौन सा हो गया? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। 2 भौतिक प्रदेश हो गए। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा जो है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हो गए। कौन कौन से? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इनके बारे में एग्जाम प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि ये चारों के चारों जो भौतिक प्रदेश हैं ये किनके अवशेष है? पहले यहाँ पर कौन सा भूखंड था और वो भूखंड था तो उसका नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब अपनी पृथ्वी निर्माण हुआ था, पृथ्वी का अपनी पृथ्वी बनी थी, उस समय पूरा के पूरा स्थल जो भाग है, ये स्थल भाग है, ये पूरा एक ही था। इसके अलग अलग महाद्वीपों में बंटा हुआ नहीं था। पूरी पृथ्वी आपस में चिपकी हुई थी। और इस पूरी पृथ्वी को उस समय कहा जाता था पेंजिया। किस नाम से जानते हैं इसे? पेंजिया नाम से जाना जाता है स्थल मंडल को। इस स्थल मंडल के चारों ओर जल राशि थी। इसके चारों ओर जो जल राशि है, जलीय भाग है। कहने का मतलब ये जल मंडल हो गया, जल राशि। इस भाग को बोलते थे पैथालासा। क्या बोलते थे? पैथालासा। पृथ्वी जब बनी थी, पृथ्वी अपनी निर्माण की अवस्था में दोस्तों एक ही स्थल मंडल था और एक ही जल मंडल था। स्थल मंडल को कहा जाता था पेंजिया और जल मंडल को कहा जाता था पैथालासा। कालांतर में जैसे जैसे अपनी जो पृथ्वी है ये ठंडी हुई, जब बनी थी तब गर्म थी, तो धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने से कोई भी चीज में क्या आता है? संकुचन। कोई भी वस्तु अगर ठंडी होगी तो उसके अंदर संकुचन होगा या सिकुड़न होगी। तो पृथ्वी अपने जैसे जैसे ठंडी हुई तो इसके अंदर संकुचन हुआ। संकुचन होने से क्या हुआ? इसके 2 टुकड़े हो गए। स्थल मंडल के 2 टुकड़े हो गए। ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला जो स्थल मंडल है ये कहलाया गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला
उत्तरी जो स्थलमंडल है, उत्तरी स्थलमंडल ऊपर वाला भाग, इसे अंगारा लैंड कह दिया और इसे लॉरेशिया लैंड भी कहा जाता है। नीचे वाला जो स्थल भाग है इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अब इसके जो चारों ओर ये जल राशि है, जल क्या करेगा, इनके बीच में आ गया, ये जो जल बीच में आ गया इसे नाम दे दिया 33 महासागर। क्या नाम दे दिया, 33 सागर। धीरे धीरे और ठंडी हुई कालांतर में, जैसे जैसे ठंडी होती गई इस स्थल भाग के टुकड़े होते गए और महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हो गया। अब देखिए राजस्थान में और भारत में कौन से अवशेष, किसके अवशेष पाए जाते हैं। तो अंगारा लैंड जो है ये, इसके अवशेष अपने राजस्थान में कहीं भी नहीं पाए जाते। राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते कहीं भी। भारत के अंदर अंगारा लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। भारत के अंदर अंगारा लैंड का अवशेष मात्र और मात्र ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ट्रांस हिमालय के अंदर। तो दोस्तों एक चीज तो आपको सीधी सी याद होनी चाहिए, अंगारा लैंड जो स्थल मंडल है इसका अवशेष अपने भारत और राजस्थान में नहीं पाया जाता है। भारत के अंदर मात्र थोड़ा सा भाग पाया जाता है, ट्रांस हिमालय वाला जो भाग है ये अंगारा लैंड का अवशेष है। उसके बाद चलते हैं 33 महासागर और गोंडवाना लैंड। 33 महासागर है ये किसके इसके अंदर किस किस के अवशेष आएंगे दोस्तों। तो देखिए राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती है पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में। कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलें ज़्यादा पाई जाती है। और खारे पानी की झीलें दोस्तों वहीं पाई जाती है जहाँ पर प्राचीन काल में कोई महासागर रहा हुआ होगा, इसलिए वहाँ की मिट्टी जो चट्टानें हैं वो नमकीनी चट्टानें हो गई है और वहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो पश्चिम रेतीला मरुस्थल जो प्रदेश है राजस्थान का, वो 33 महासागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, 33 महासागर का। गोंडवाना लैंड है, इसका अवशेष है कौन सा, राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश था अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश था, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष हो गया, गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गया। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड है। कौन सा है, सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन इन चारों में से पूछा जाए तो सबसे प्राचीन कौन सा भाग है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा राजस्थान का भाग कौन सा था, तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और मैदानी प्रदेश का निर्माण दोस्तों हमेशा नदियों के द्वारा मिट्टी लाकर बिछाने से होता है। पूरी मैदानी प्रदेश, मैदानी जहां भी नाम आ जाए तो मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। तो ये पूरी मैदानी प्रदेश है, ये गंगा यमुना नदियों के द्वारा मिट्टी लाकर बिछाई गई, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ। किसका, पूरी मैदानी प्रदेश का। और ये है 33 महासागर का अवशेष। किसका है, 33 महासागर का अवशेष। राजस्थान का चौथा जो भाग है भौतिक प्रदेश का, वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका अवशेष हो गया, गोंडवाना लैंड का। तो दोस्तों ये हो गई अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। और ये चारों भौतिक प्रदेश किस किस के अवशेष हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अंगारा लैंड का अवशेष अपने राजस्थान में नहीं पाया जाता। अंगारा लैंड का अवशेष भारत के अंदर भी सिर्फ एक ही भाग है, कौन सा, ट्रांस हिमालय वाला भाग है, वो अंगारा लैंड का अवशेष है। उसके बाद 33 महासागर के अपने राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश अवशेष है। कौन कौन से, एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये 33 महासागर का अवशेष है। और दूसरा कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दोनों के दोनों 33 महासागर के अवशेष है। और 2 जो अवशेष है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश ये किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, ये भी किसका है, गोंडवाना लैंड का। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है अपना राजस्थान। और इस राजस्थान के यहां से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है। सॉरी दोस्तों,
ये है अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला जो है इसके पश्चिम में जो इधर वाला पूरा भाग है ये पूरा के पूरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अब हम शुरू करते हैं कौन सा टॉपिक? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। भौतिक प्रदेश का पहला जो पार्ट है वो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? अरावली के पश्चिम में स्थित। अरावली के पश्चिम में कितने जिले स्थित है दोस्तों? तो अरावली के पश्चिम में टोटल 13 जिले स्थित है। कितने हैं? 13 जिले। लेकिन मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है ऐसे पूछा जाए तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12 जिले हैं जो अरावली के पश्चिम में स्थित है और रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान। 13 जिले हैं अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो ऐसा एक जिला कौन सा है जो अरावली के पश्चिम में तो है लेकिन मरुस्थल का विस्तार उस जिले में नहीं पाया जाता? तो वो है यहाँ पर एक जिला स्थित है जिसका नाम है सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। दोस्तों ये सिरोही जिला है ये अरावली के पश्चिम में स्थित है लेकिन इसके अंदर मरुस्थल का विस्तार नहीं पाया जाता। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर आता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों ये राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? 61.11% भाग पर फैला हुआ है। मतलब कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसका 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल, रेगिस्तान। 61.11% मतलब कि क्षेत्रफल कितना हो गया इसका? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है किसका? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। दोस्तों ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से। और ये थार का मरुस्थल जो है इसका विस्तार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 62% भाग पर फैला हुआ। कितने प्रतिशत भाग पर? 62% भाग पर। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर पाया जाता है। तो इसका अधिकांश भाग थार के मरुस्थल का भारत के अंदर पाया जाता है। कितना? 62%। पीछे जो बच गया वो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है दोस्तों इसमें राजस्थान के 12 जिले आते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। और 12 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए 12 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है। एक गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली। ये 12 जिले हैं पूरे दोस्तों। ये अरावली के पश्चिम में तो 13 स्थित है, ये 13वां सिरोही है। लेकिन 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तो इधर वाले भाग में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में दैनिक तापांतर अधिक क्यों पाया जाता है? पहले तो दैनिक तापांतर होता क्या है? तो दोस्तों एक दिन और रात का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, एक ही दिन का अधिकतम व न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है यही दैनिक तापांतर कहलाता है। तो राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। अब
इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में दैनिक तापांतर अधिक क्यों पाया जाता है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, अधिक पाए जाने कारण नंबर 1 है, वो है बालू की अधिकता। बालू की अधिकता, बालू या रेत जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इस वजह से दैनिक तापांतर यहाँ अधिक पाया जाता है। जैसे बालू रेत जहाँ पर अधिक पाई जाएगी तो दिन में जैसे ही तापमान होगा जल्दी गर्म हो जाएगी तो अधिक तापमान हो जाएगा, रात जैसे ही होगी तो वो ठंडी जल्दी हो जाएगी, इस वजह से न्यूनतम तापमान हो जाएगा। तो दैनिक तापांतर इधर इसलिए अधिक पाया जाता है, एक कारण है बालू की अधिकता, दूसरा है वनस्पति का अभाव। वनस्पति का अभाव, तीसरा कारण है दोस्तों वो है स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश, अब ये सोचिए आप, स्वच्छ आकाश जो है ये स्वच्छ आकाश से दैनिक तापांतर पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर बादल वगैरह छाए हुए रहेंगे ऊपर आसमान में बादल, तो क्या करेगा, सूर्य से जो आती है किरणें, सूर्य किरणें ये पृथ्वी पर पहुंच जाती है और ये लघु तरंगे होती है कि लघु तरंगे कैसी होती है, लघु तरंगे, और ये पृथ्वी तक पहुंच जाती है, कार्बन डाई वगैरह सबको पार करके, गैसों को, बादलों को सबको पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी से ये वापस टक्कर खा के ऊपर की ओर जाएगी तो ये दीर्घ तरंगे हो जाती है। कैसी हो जाती है, दीर्घ तरंगे। और दीर्घ तरंगे जब भी हो जाती है तो जहाँ पर आसमान में बादल अधिक छाए हुए रहेंगे तो दीर्घ तरंगे उनको पार नहीं कर पाएगी, इसलिए वहाँ पर गर्मी अधिक होती है। राजस्थान में बादल वगैरह कम छाए रहते हैं, बहुत कम होते हैं बादल वगैरह, तो क्या करते हैं, जितनी लघु तरंगे पृथ्वी पर पहुँचती है उतनी पार्थिव किरणें विकिरणें वापस पृथ्वी से लौट जाती है। तो जितना तापमान आया उतना ही वापस चला गया, इसलिए दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है दोस्तों, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग है। किसका भाग है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग है। कैसे, अपना भारत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग होके ही बना है। अफ्रीका महाद्वीप जो है इससे यहाँ पर जहाँ मेडागास्कर द्वीप है अभी इससे दूर जा रहा है, वैसे कि वैसे भारतीय जो भूखंड है वो भी इस अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। तो इस अफ्रीका जो भाग है इसका ही जो भाग अपना राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, ये जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना था, 61.11%। फिर आगे चलते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी लंबाई और इधर पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई दोस्तों है, इधर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम, और इधर वाली है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम से इसकी लंबाई हो गई 640 किलोमीटर। कितनी है, 640 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व की ओर और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। कितनी है, 300 किलोमीटर। हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल 61.11% और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। इस मरुस्थल की और क्या विशेषता है, एक विशेषता तो होगी यहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दूसरी विशेषता ये होगी इस मरुस्थल के अंदर सबसे कम वनस्पति पाई जाती है।
और यहाँ पर एक स्थान ऐसा भी है जो वनस्पति विहीन है। तो वनस्पति विहीन वाला स्थान है, उसका नाम है सम। सम जो गांव है, सम जैसलमेर के अंदर स्थित है। और इस सम में जो ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है, कैसा है? वनस्पति विहीन क्षेत्र। यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं पाए जाते दोस्तों। पूरे रेगिस्तान ये बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। जहाँ पर आप पिक्चरें वगैरह देखते हो उनमें आपको अगर रेगिस्तान का जो सीन दिखाई देता है वो सम का होता है। सम पड़ता है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। और ये पूर्णतः वनस्पति विहीन क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल वनस्पति नहीं पाई जाती है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती है। ये वनस्पति जो पाई जाती है इसे कहा जाता है जीरोफाइट वनस्पति। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट वनस्पति। जीरोफाइट का मरूदबिद, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? मरूदबिद वनस्पति। मरूदबिद वनस्पति होती है दोस्तों, ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? जीरोफाइट या मरूदबिद प्रकार की वनस्पति। इस वनस्पति की विशेषता यह है, इसकी हाइट, लंबाई कम होती है। झाड़ियाँ आप देखी होगी, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है वही होती है कौन सी? मरूदबिद प्रकार की वनस्पति। तो लंबाई इसकी कम होती है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी पत्तियाँ होती है। मरूदबिद प्रकार की या जीरोफाइट प्रकार की जो वनस्पति है दोस्तों, इसके अंदर या तो पत्तियां पाई नहीं जाती, पाई का मतलब, और पाई जाएगी तो छोटी छोटी पाई जाएगी। अधिकांश पेड़ पौधों पर या झाड़ियों पर पत्तियां नहीं पाई जाती, कांटे पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियां होती है तो कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे। अब देखिए दोस्तों, मरूदबिद प्रकार की वनस्पति है, इसकी छोटी छोटी पत्तियां या कांटे क्यों पाए जाते हैं? देखिए, इसको समझने के लिए ये छोटी छोटी जो वनस्पति है इसके ऊपर या तो पत्तियां पाई नहीं जाएगी, और पाई जाएगी तो छोटी छोटी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान के अंदर जल की बहुत कमी है, वर्षा बहुत कम होती है। कम वर्षा के कारण अगर यहाँ पर वर्षा कम होगी और पत्तियां बड़ी बड़ी होगी तो वाष्पीकरण और वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो पेड़ पौधों और झाड़ियों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। और रेगिस्तान के अंदर जल की बहुत कमी है, इसलिए प्रकृति ने इनका रूप ही ऐसा बना दिया, प्रकृति ने ऐसा रूप बना दिया कि ये कम पानी की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भी ऐसी वनस्पति जिंदा रह सकती है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां हैं और कांटे वाली झाड़ियां हैं। जहां पर पत्तियां होगी वो गर्मियों के अंदर पत्तियों को भी नीचे गिरा देती है, इसलिए ये वनस्पति कहलाती है जीरोफाइट या मरूदबिद प्रकार की वनस्पति। अब ये अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों। इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की सीमा को देखिए आप। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी पश्चिम सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। दोस्तों, ये बीच में अरावली पर्वतमाला थी, और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अपना रेगिस्तान था। तो ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिम सीमा कौन सी है? तो इसकी पश्चिम सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। दूसरी बात, इसकी पूर्वी सीमा कौन सी रेखा बनाती है दोस्तों? तो इसकी पूर्वी सीमा बनाती है अरावली पर्वतमाला। कौन बनाती है? अरावली पर्वतमाला जो है इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। और इस अरावली पर्वतमाला के सारे दोस्तों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन सी रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है दोस्तों। ये अरावली पर्वतमाला के सारे हैं, और ये राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है।
एक क्वेश्चन यहीं से बन गया दोस्तों। या तो ऐसे पूछ ले, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। अगर ऑप्शन में अरावली पर्वतमाला आ जाए तो अरावली होगा, अरावली नहीं आए और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ऐसे आ जाए तो उत्तर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दोस्तों अगर सेंटीमीटर नहीं हो और मिलीमीटर आ जाए mm, तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पर 500 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर, 10 mm। तो कभी कभी एग्जाम में चकराने के लिए सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर दे दिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अर्थात राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन सी रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और 50 सेंटीमीटर नहीं आए तो 500 mm मिलीमीटर रेखा जो है ये लगभग राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। मतलब कि अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है और ये इसकी पश्चिम पूर्वी सीमा बनाती है। एक समवर्षा रेखा और आती है और उसका नाम है पच्चीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है दोस्तों, ये रेगिस्तान को लगभग 2 भागों में बांटती है। किसको बांटती है? रेगिस्तान को। पच्चीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है। 25 की जगह मिलीमीटर में आ जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 250 mm मिलीमीटर। ये अपने रेगिस्तान को लगभग 2 भागों में बांटती है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला जो भाग है इसे कहा जाता है शुष्क रेतीला मैदान या शुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीला मरुस्थल। और इस 25 सेंटीमीटर रेखा के पूरी भाग को कहा जाता है अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। अर्थात पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को हम 2 भागों में बांट सकते हैं समवर्षा रेखा के आधार पर। तो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। एक भाग को कहा जाता है शुष्क रेतीला मरुस्थल और दूसरे भाग को कहा जाता है अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीला मरुस्थल है, इसमें वर्षा कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का मतलब ये होता है इसके पश्चिम में हमेशा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और इसके पूरब में हमेशा 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। किस रेखा के? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के। अब रेगिस्तान जो होते हैं दोस्तों, रेगिस्तान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों रेगिस्तान? देखिए, एक रेगिस्तान होता है चट्टानी मरुस्थल। कैसा होता है? चट्टानी मरुस्थल। इनके नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है। और दूसरा जो है वो होता है पथरीला मरुस्थल। तीसरा जो है वो है रेतीला मरुस्थल। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इन तीनों को याद रखना है आपको। चट्टानी मरुस्थल है, इसे हम्मादा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हम्मादा। चट्टानी मरुस्थल जहाँ भी आ जाए आप उसको बोलोगे हम्मादा। आगे है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल को कहा जाता है रेग। क्या कहा जाता है? रेग। अगला है रेतीला मरुस्थल। रेतीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अर्ग या इर्ग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अर्ग या इर्ग नाम से। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा
रेगिस्तान है तो वो है रेतीला मरुस्थल, और इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, अर्ग या इर्ग मरुस्थल। तो एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जा सकता है राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, हम्मादा, रेग, अर्ग या इर्ग। तो आपको ये बताना अर्ग या इर्ग जो है वो रेतीले मरुस्थल को कहा जाता है और ये राजस्थान में अधिक पाया जाता है। चट्टानी मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है और कहाँ पर पाया जाता है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क है उसके आसपास वाले भाग में पाया जाता है। कौन सा, चट्टानी मरुस्थल। अब आगे चलते हैं हम। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी दोस्तों, वो राजस्थान रेगिस्तान को लगभग दो भागों में बांटती थी। कौन सी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके इधर वाले भाग को हमने बोल दिया शुष्क रेतीला मरुस्थल और इसे बोल दिया अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। अब ये शुष्क रेतीला मरुस्थल जो है दोस्तों, शुष्क रेतीला मरुस्थल इसे पुनः हम दो उपभागों में बांट सकते हैं। इसे दो उपभागों में बांटा गया है। एक है बालू का स्तूप, युक्त प्रदेश। कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये शुष्क रेतीले मरुस्थल का 58.50% भाग पर फैला हुआ। कितने प्रतिशत भाग पर, 58.50% भाग पर। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब बालू का स्तूप नहीं पाया जाता और ये पाया जाता 41.50% भाग पर। कितने भाग पर, 41.50% भाग पर। शुष्क रेतीला मरुस्थल था दोस्तों। सबसे पहले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे दो भागों में बांटती है। एक हो गया शुष्क रेतीला मरुस्थल, दूसरा हो गया अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। तो शुष्क रेतीला मरुस्थल इसे वापस हम दो भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है दोस्तों, यह है 58.50% भाग पर फैला हुआ है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है यानी कि बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यह 41.50% भाग पर पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्योग्राफी पढ़ने का आनंद और लुत्फ उठाते रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा अकेडमी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।